हेलो फ्रेंड्स, बीए बीकॉम वोकेशनल कंप्यूटर की इस क्लास में मैं आपका स्वागत है। जैसा कि बीए बीकॉम के कंप्यूटर वोकेशनल पेपर में हम आज बात कर रहे हैं पीएचपी के बारे में। पीएचपी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस वीडियो में हम देखेंगे वो उपयोगी प्रश्न जो लगभग हर साल हमारे बीए बीकॉम वोकेशनल के फाइनल ईयर में आ रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन ए में सबसे पहले 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगभग हर साल हमारे परीक्षा में आते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप वो सभी 10 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाए। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। कॉमन क्वेश्चन आता है पेपर में, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री टू यूज, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके लिए हमें कोई कॉपीराइट, हमें कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती, उसे हम ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे एंड्रॉइड इज अ पार्ट ऑफ ओपन सोर्स। आप प्ले स्टोर से कोई भी गेम अगर फ्री डाउनलोड कर रहे हो, अगर आप इंटरनेट से कोई एप्लीकेशन फ्री डाउनलोड कर रहे हो जिसके सोर्स कोड को आप खुद ही बदल सकते हो, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो और उसको अपने हिसाब से आगे सेल आउट भी कर सकते हो, इसे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के नाम से जाना गया है। पीएचपी भी एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। जैसा कि आप थ्योरेटिकल पार्ट में देख पा रहे हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सोर्स कोड के साथ सेल किया जाता है, जिसे यूजर बदल भी सकता है, चेंज भी कर सकता है और उसे वो सेल भी कर सकता है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कॉपीराइट फ्री होते हैं। यूजर इनके सोर्स कोड को प्राप्त करके उससे अपनी ज़रूरत के अनुसार चेंजेस करके, उसमें कुछ नए फीचर्स को ऐड करके, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस करके सेल आउट कर सकता है। दैट्स अ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, जिसे फॉस भी कहा जाता है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे कुछ एग्जांपल है वीएलसी मीडिया प्लेयर, मोजिला फायरफॉक्स, थंडरबर्ड ईमेल क्लाइंट, पीएचपी, पाइथन, अपाचे वेब सर्वर, ये सभी हमारे ओपन सोर्स के पार्ट होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी क्या होती है। दूसरा प्रश्न जो हमें दिखाई दे रहा है वो है हमारा व्हाट इज पीएचपी। पीएचपी क्या है? पीएचपी भी एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। इसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। जनरली हम जो वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट दो प्रकार की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। और स्टैटिक वेबसाइट को बनाने के लिए हम सिंपली HTML का यूज करते हैं, लेकिन उस HTML की एप्लीकेशन में हम कोई भी डेटाबेस एप्लीकेशन को ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं उसका नाम है पीएचपी। पीएचपी की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। शुरुआत में इसे पर्सनल होम पेज के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर कर दिया गया, जिसका यूज डायनामिक वेब एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। पीएचपी एक ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है लाइट वेट प्रोग्रामिंग, जो डायनामिक वेब एप्लीकेशन बनाने के काम आती है। पीएचपी को पर्सनल होम पेज भी कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर कहा जाता है। पीएचपी को 1994 में बनाया गया है और पीएचपी के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें कंप्यूटर में हमारे एक्सएम्प सर्वर, लैम्प सर्वर या वैम्प सर्वर की जरूरत होती है। जब भी अपन पीएचपी का कोड लिखते हैं तो पीएचपी का कोड जस्ट HTML कोड की तरह रन नहीं होगा, उसके लिए हमें हमारे कंप्यूटर में एक्सएम्प सर्वर की या वैम्प सर्वर की जरूरत पड़ेगी। पीएचपी के साथ हम कई डेटाबेस जैसे MySQL, SQL, Oracle आदि को भी यूज कर सकते हैं। जो सबसे फेमस एप्लीकेशन है फेसबुक, ये हमारे पीएचपी का ही एग्जांपल है, या हम ये कह सकते हैं मल्टीटास्क एप्लीकेशन के लिए हम पीएचपी का यूज करते हैं। जब भी हम पीएचपी के प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं तो पीएचपी के प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हम पीएचपी टैग का यूज करेंगे और इको स्टेटमेंट द्वारा हम स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएंगे। पहले प्रिंट को यूज किया जाता था, लेकिन आज के समय में हम इको का यूज करते हैं और हेलो पीएचपी हमें जो टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, इस कोड को एक्सएम्प सर्वर की सहायता से ब्राउजर द्वारा एक्सेस किया जाता है। थर्ड जो प्रश्न हमें दिखाई दे रहा है उसका नाम है वेरिएबल इन पीएचपी। जैसा कि प्रोग्रामिंग का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है वेरिएबल। आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में सी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, जो हमारे बीए और बीकॉम वोकेशनल कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं वो इस प्रश्न को अच्छी तरह से जानते हैं। तो वेरिएबल का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को स्टोर करना। जब भी हम किसी वैल्यू को कहीं स्टोर करवाते हैं तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम वेरिएबल का यूज करते हैं। वेरिएबल का यूज किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है और पीएचपी में वेरिएबल को डिक्लेयर करना अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में एकदम डिफरेंट है। यहाँ पर जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए डॉलर सिंबल का यूज किया जाता है। मीन्स वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसका मेन काम इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है।
PHP में वेरिएबल सेम उसी प्रकार से काम करता है जैसे दूसरी लैंग्वेज में यूज किया जाता है, यानी कि वेरिएबल एक तरह का कंटेनर है जिसमें डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर, नाम आदि अगर कुछ स्टोर करवा रहे हैं तो उसके लिए हम वेरिएबल का यूज ही करते हैं। PHP में वेरिएबल को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। वेरिएबल को PHP में डिफाइन करने के लिए डॉलर निशान का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेरिएबल का यूज कर रहे हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे $A जो भी आपने वैल्यू दी, $B जो भी आपने वैल्यू दी, और $C। यहाँ पर आपको इंट, फ्लोट, कैरेक्टर आदि लिखने की नीड नहीं है क्योंकि कंपाइलर ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को कन्वर्ट कर लेता है और स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए हम इको का यूज करते हैं। तो ये हम सिंपली एग्जांपल भी नोट कर सकते हैं कि PHP में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं। जैसा कि वेरिएबल को बनाने के कुछ नियम भी है, आप जानते भी हैं कि वेरिएबल के आगे PHP में डॉलर का सिंबल लगाना है। वेरिएबल का पहला अक्षर न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। वेरिएबल में स्पेस अलाउ नहीं है तो उसके लिए हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में डिफरेंस रहेगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है कि PHP में वेरिएबल कितने तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं। तो PHP में वेरिएबल को डिजाइन करने के 3 तरीके हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। इसे हम जनरल वे में स्कोप ऑफ वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। वे वेरिएबल जो किसी फंक्शन के ब्लॉक के अंदर डिफाइन करवाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है लोकल वेरिएबल, जिनकी रेंज लिमिटेड होती है। और ऐसे वेरिएबल जिन्हें ब्लॉक के बाहर डिफाइन करवाया जाएगा, जिन्हें पूरे प्रोग्राम में कोई भी यूज कर सकता है, उसे बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल, जिनकी रेंज वाइड होती है। और तीसरा जो वेरिएबल है वो होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, रेंज को फिक्स कर देना। मतलब किसी भी प्रोग्राम की लाइफ साइकिल को स्टार्ट करने के लिए हम अपने प्रोग्राम में स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। जनरल में ये कंसेप्ट हम स्टोरेज क्लास में पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने 4 स्टोरेज क्लास पढ़ी थी, ऑटो क्लास, एक्सटर्न क्लास, स्टैटिक क्लास और रजिस्टर क्लास। तो उसी का ये पार्ट है स्टैटिक। जैसा कि बताया गया है कि लोकल वेरिएबल ब्लॉक के अंदर बनाए जाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल ब्लॉक के बाहर बनाए जाते हैं और स्टैटिक वेरिएबल का यूज जनरली लाइफ साइकिल को स्टार्ट करने के लिए किया जाएगा। यहाँ पर हम 3 एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लोकल वेरिएबल। आपने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है और फंक्शन के अंदर ही आप अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, ये आपका लोकल वेरिएबल। ये एग्जांपल आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, जिसकी रेंज लिमिटेड होगी, इसे सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही यूज किया जाएगा। ऐसे वेरिएबल जिन्हें फंक्शन के पहले बनाया जाता है, मतलब जिनको प्रोग्राम में कोई भी कहीं भी यूज कर सकता है, इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और यहाँ पर जो हमारा थर्ड वेरिएबल है वो है, थर्ड टाइप का जो वेरिएबल है वो है हमारा स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब फिक्स। जैसे मैंने यहाँ पर लिया स्टैटिक काउंट और काउंट की पहली वैल्यू 0 दे दी और काउंट को प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट कर दिया। और जब मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा तो इसकी पहली वैल्यू 1 काउंट होगी क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, प्लस प्लस पर 1, अगेन फिर कॉल करवाने पर 2, अगेन फिर कॉल कराने पर 3। अगर मैं यहाँ स्टैटिक कीवर्ड का यूज ना करूं तो हमेशा मेरा आउटपुट आएगा 0 0 0। ये हो गया हमारे 3 तरह के वेरिएबल। पहला हो गया हमारा स्टैटिक वेरिएबल, दूसरा हो गया हमारा लोकल वेरिएबल और तीसरा हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फंक्शन इन PHP। फंक्शन क्या होता है और फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान में रहे कि फंक्शन का मतलब होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। जब हमारे प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर लार्ज और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तब उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कम करने के लिए हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, जिसे फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन का मेन यूज कोड की रिपीटेशन को रोकना है। फंक्शन को हम एक बार बनाते हैं और प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। फंक्शन कोड के रिपीटेशन को रोकते हैं और फंक्शन का यूज करते हुए हम अपनी प्रोग्रामिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को कम भी कर सकते हैं। मीन्स फंक्शन का उपयोग कोड के रिपीटेशन को कम करने के लिए किया जाता है। फंक्शन एक तरह से एक कोड का ब्लॉक होता है। मीन्स हम फंक्शन को इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड भी कह सकते हैं। इसके जरिए हम कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शन कोड का एक ऐसा पीस होता है जो पैरामीटर के रूप में इनपुट लेता है और प्रोसेसिंग के बाद में एक वैल्यू रिटर्न करता है। फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं और फंक्शन वैल्यू रिटर्न भी करवाता है। फंक्शन में अन्य प्रोग्रामिंग के कार्यों के समान होते हैं, जैसे डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। जब भी अपन PHP के अंदर फंक्शन बनाएंगे तब हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं।
जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता तब तक फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। मतलब आपको सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करना है, फिर उस फंक्शन को वैल्यू देनी है और फिर उस फंक्शन को प्रोग्राम में कॉल करना है। हम एक बार फंक्शन को बनाते हैं और उसे कितनी बार भी प्रोग्राम में कॉलिंग करवा सकते हैं। फंक्शन में फंक्शन का नाम, पैरामीटर और रिटर्न, ये 3 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। मीन्स फंक्शन का मेन यूज हो गया रीयूजेबिलिटी, एरर को डिटेक्ट करना और इजीली मेंटेन करना। जैसा यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन शो बनाया है, तो पहले फंक्शन बनाया जाएगा और उसके बाद में हमने इस फंक्शन को वैल्यू दी है और उसके बाद में हमने इस फंक्शन को कॉल किया है। हम चाहें तो इस फंक्शन को कितनी बार भी यहाँ पर कॉलिंग करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, फंक्शन क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माई एसक्यूएल क्या है। इसे माई सीक्वल के नाम से भी जाना जाता है और माई सीक्वल एक ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसा कि आप डिस्कस कर चुके हैं कि ओपन सोर्स फ्री टू यूज है, तो इसी तरह से पीएचपी के साथ में एक इनबिल्ट डेटाबेस हमें मिलता है जिसका नाम है माई सीक्वल। माई सीक्वल को हम आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं और पीएचपी में कोई भी डेटाबेस को इंटीग्रेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं ताकि हम आसानी से कोई भी डायनामिक वेबसाइट, डायनामिक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकें। माई सीक्वल का इस्तेमाल पीएचपी के साथ वेब सर्वर पर एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। ये एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका एब्रीविएशन माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल एग्जाम्प और लैम्प के साथ भी किया जाता है। मशहूर वेबसाइट जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर के साथ भी इसका यूज करता है। ये फ्री है, मतलब ओपन सोर्स है। इसका डेवलपमेंट ओरेकल कॉर्पोरेशन ने किया है। इसे हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में यूज कर सकते हैं और इसमें जितना भी वर्क होता है वो टेबल के फॉर्मेट में होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि टेबल के अंदर हम रो क्रिएट करते हैं, रो के अंदर कॉलम को क्रिएट किया जाता है। इसके अंदर हम वेरियस क्वेरीज को यूज करते हैं जिसे आप माई सीक्वल कमांड के नाम से जानते हैं, जैसे क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, डिलीट कमांड, ड्रॉप कमांड, सेलेक्ट कमांड, अपडेट कमांड, जिसे जनरल वे में हम डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल कमांड के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डेटाबेस कनेक्शन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर आप किसी पीएचपी एप्लीकेशन के साथ में डेटाबेस को ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए हम कनेक्शन कैसे बनाएंगे। हाउ टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन अ डेटाबेस एंड पीएचपी एप्लीकेशन। आप किसी पीएचपी एप्लीकेशन के साथ में अगर कोई डेटाबेस ऐड करना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है कनेक्शन बनाना। मीन्स पीएचपी में अगर MySQL के डेटाबेस के टेबल में स्टोर किए गए डेटा को मैनिपुलेट करना है तो सबसे पहले डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तक डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश नहीं हो जाता तब तक हम टेबल के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। ज़्यादातर डेटाबेस कनेक्शन बनाने के लिए हम MySQL इम्प्रूव्ड वर्जन का इस्तेमाल करते हैं जिसे PHP 5 और अगले वर्जन को सपोर्ट किया गया। जब भी हम कनेक्शन को क्रिएट करेंगे तब हम 3 मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहले MySQLi_connect, MySQLi_query और MySQLi_close। सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए हमें होस्ट नेम मतलब लोकल होस्ट, यूजर नेम जो भी हमारा रूट होगा, पासवर्ड जो भी हमारे डेटाबेस का पासवर्ड है और हम किस डेटाबेस को यूज कर रहे हैं जहां पर हमने टेबल क्रिएट करी है उस डेटाबेस का नाम। जब हम ये चारों एलिमेंट अपने इस कनेक्शन फंक्शन के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं तब हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है। और कनेक्शन को क्लोज करने के लिए हम MySQLi_close का भी यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पर 3 मेथड ध्यान में रखने हैं। पहला MySQLi_connect, दूसरा MySQLi_query और तीसरा MySQLi_close। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, क्वेरी फायर करने के लिए और कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेट फंक्शन इन पीएचपी। जैसा कि पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पीएचपी में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जैसे स्ट्रिंग फंक्शन, एरे फंक्शन, डेट फंक्शन, टाइम फंक्शन, मैथ फंक्शन, ऐसे बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है जिसे हम एज पर रिक्वायरमेंट यूज कर सकते हैं। तो उसी में से एक क्वेश्चन जनरेट हुआ है डेट फंक्शन इन पीएचपी। मीन्स किसी भी पीएचपी एप्लीकेशन या प्रोग्राम में डेट को शो करने के लिए जो हमें फंक्शन दिया गया है उसका नाम है डेट फंक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस मेथड के जरिए आप डेट और टाइम को शो करवा सकते हैं। पीएचपी में डेट फंक्शन को डेट द्वारा डिफाइन किया जाता है। इस फंक्शन के जरिए आप डेट और टाइम को आउटपुट में शो कर सकते हैं जिसका सिंटेक्स है डेट फॉर्मेट कॉमा टाइम स्टैम्प। फॉर्मेट का मतलब आप डेट को किस फॉर्मेट में शो करना चाहते हैं
जिसके जरिए आप टाइम स्टैम्प को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपको डी, एम और वाई के फॉर्मेट में चाहिए तो आप इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि टुडे इज डेट फंक्शन का हमने यूज किया, वाई, एम और डी। वाई का मतलब हो गया ईयर, एम का मतलब हो गया मंथ और डी का मतलब हो गया डेट। तो ये बहुत ही सिंपल सा हमारा एग्जांपल हो गया डेट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है फॉर्म एलिमेंट। जैसा कि आप HTML के अंदर बेसिक पढ़ चुके हैं कि फॉर्म क्या होता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम फॉर्म का यूज़ करते हैं। जनरल वे में आप अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो जो फॉर्म क्रिएट किया गया है उसके लिए हम HTML एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। और PHP में इन HTML एलिमेंट को आगे जाके डेटाबेस के साथ भी कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम सिंपली पढ़ रहे हैं फॉर्म एलिमेंट। अगर आप कोई फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो आप किन किन एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे। मीन्स जब भी आप किसी भी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो फॉर्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फॉर्म के जरिए आप यूजर की इन्फॉर्मेशन को सर्वर तक पहुंचा सकते हैं। जनरली फॉर्म बनाने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, पासवर्ड टाइप, हिडन टाइप, नंबर टाइप, इस तरह के एलिमेंट का यूज करते हुए फॉर्म को बनाते हैं। और जब हम फॉर्म को डेटाबेस के साथ अटैच करते हैं तो आगे जाकर हम उसमें गेट मेथड और पोस्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ फॉर्म के बारे में बताना है, तो हम सिंपली फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक फॉर्म में HTML टैग द्वारा इंटरफेस क्रिएट किया जाता है, जैसे इनपुट, चेक बॉक्स, रेडियो बटन। HTML में फॉर्म के जरिए शुरू करते हैं और स्लैश फॉर्म के साथ में क्लोज कर दिया जाता है। फॉर्म का यूज हम डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए करते हैं। साथ में फॉर्म के जरिए डेटाबेस में मौजूद इंफॉर्मेशन के डेटा को एडिट भी कर दिया जा सकता है। कुछ इनपुट फील्ड जैसे टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, रेडियो बटन जो भी हमने डिस्कस किए हैं ये महत्वपूर्ण रहेंगे, तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल में समझा दिया, जैसे कि आप लेबल बनाते हैं एंटर योर नेम, तो आप टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप रेडियो बटन बना सकते हैं, आप चेक बॉक्स बना सकते हैं, आप जनरली पासवर्ड टाइप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर ये देख सकते हैं कि हम फॉर्म कैसे क्रिएट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, क्रिएट टेबल इन MySQL। MySQL के अंदर आप टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। जनरली टेबल क्रिएट करने के लिए हम DDL कमांड का यूज करते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और जब भी अपन टेबल क्रिएट करेंगे तो टेबल को क्रिएट करते समय हमें सबसे पहले फील्ड का नाम मतलब कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप और उसका साइज लेना जरूरी है। जनरल वे में डेटा टाइप हम जानते हैं कि डेटा टाइप कौन कौन से PHP में, जैसे कैरेक्टर, वेर कैरेक्टर, इंट, डेट, टाइम, ये हमारे कुछ डेटा टाइप होते हैं। इन डेटा टाइप को जनरल वे में आप C प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके होंगे। तो MySQL के एक डेटाबेस में कई सारी टेबल बनाई जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टेबल, और डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल नेम इस तरह के सिंटेक्स का यूज करते हैं। जैसे अगर हम कोई स्टूडेंट नाम की टेबल बना रहे हैं और उसमें हम एलिमेंट यूज करें ID, स्टूडेंट का नेम और ग्रेड, तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट ID हो गया हमारा फील्ड का नाम, इंटीजर हो गया हमारा डेटा टाइप, और 2 हो गई हमारी रेंज। रेंज का मतलब कि जो इसमें वैल्यू आएगी वो 2 डिजिट के फॉर्मेट में होगी। सेकंड हमने एलिमेंट लिया स्टूडेंट का नाम हो गया हमारा कॉलम का नाम। वेर कैरेक्टर मतलब सिंगल कैरेक्टर, और वेर कैरेक्टर मतलब 255 कैरेक्टर तक हम इसमें ले सकते हैं, जिसकी रेंज हमने दे दी 50, मतलब 50 कैरेक्टर तक का नाम हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह ग्रेड, वेर कैरेक्टर, आप चाहे तो कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, ग्रेड हम देते हैं जनरल में A, B या C। तो ये हो गया हमारा सिंपली। तो जब भी हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो हमारे डेटाबेस में सिंपली एक टेबल बन जाएगी जिसके अंदर 3 कॉलम होंगे, जिसमें पहला तो हो जाएगा हमारा ID, दूसरा हो जाएगा हमारा स्टूडेंट का नाम, और तीसरा हो जाएगा हमारा ग्रेड। और जब हम यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी फायर करेंगे तो इसके अंदर डेटा भी स्टोर करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है MySQL डेटा टाइप, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में बहुत बार आ रखा है। तो MySQL के अंदर डेटा टाइप जैसा भी अपने डिस्कस किया था कि ID अगर मुझे न्यूमेरिक चाहिए तो मैं इंटीजर लूंगा, नाम स्ट्रिंग में होना चाहिए तो वेर कैरेक्टर का यूज करेंगे, ग्रेड वेर कैरेक्टर या कैरेक्टर भी हो सकती है। अगर मुझे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यूज करनी है तो मैं यहाँ पर डेट टाइम को यूज करूंगा। तो इस तरह के
कॉलम के स्पेसिफाइड करने के लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। जनरल वे में डेटा टाइप के 3 सेक्शन है, न्यूमेरिक डेटा टाइप, डेट एंड टाइम डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप। कुछ डेटा टाइप हम PHP में इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंटीजर के यहाँ पर इंटीजर की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है। वेर कैरेक्टर की संख्या 1 से 255 तक हो सकती है। टेक्स्ट जिसकी लेंथ 65,535 तक हो सकती है। और डेट जिसे हम DDMM और YY के फॉर्मेट में स्टोर करवा सकते हैं। तो ये हमारा सिंपली क्वेश्चन हो गया, डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इन 10 प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कीजिए, एक बार पढ़िए। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा सेक्शन बी और उसके बाद सेक्शन सी, ताकि हमारे इस PHP सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम और भी अच्छे और टेक्निकल वीडियो आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।